गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस ऑफ आदर्श बाल निकेतन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। आप सभी का क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स के चैप्टर 1 सेट्स में वेलकम है। ठीक है, हम लोग लास्ट क्लास में एक्सरसाइज 1.1 चैप्टर 1 11 का एक्सरसाइज 1.1 को कंप्लीट किए थे। आज हम लोग उसी को प्रोसीड करेंगे आगे, जिसमें हम लोग कुछ इंट्रोडक्शन जानेंगे, हम सेट्स के बारे में और जानकारी जानेंगे कि मतलब देखिए सेट हमें ये पता चला कि सेट क्या होता है। एक इंटरेस्टेड एरिया, सेट इज नथिंग बट अ इंटरेस्टेड एरिया। जैसे कि आपको इंडिया की पॉपुलेशन को स्टडी करना है तो आप होम डोर टू डोर विजिट करेंगे और हर घर में रहने वाले लोगों को काउंट करेंगे, रैदर देन आप ये नहीं काउंट करेंगे कि कितने घर हैं। ठीक है ना, आपको ये जानकारी नहीं चाहिए, आपको ये जानकारी चाहिए कि टोटल कितने लोग रहते हैं। ठीक है ना, इवन दो उसमें वहां पर रहने वाले चाहे कोई कॉलोनी हो चाहे कोई किराए वाले रेंट पे हो, जो हो सबको काउंट करेंगे, वहां पे रहने वाले लोगों को। आप इस बात को कंसिडर नहीं करेंगे कि कितने घर हैं, क्योंकि एक घर में भी कई सारे घर होते हैं, कई सारे फैमिलीज अलग अलग रहती हैं, इस वजह से। ठीक है, तो आपको बस ओवरऑल पर्पस क्या होता है, लोगों का नंबर ऑफ पीपल्स। ठीक है ना, तो यही सारी चीज है कि आप जो सेट बनाते हैं वो आपका इंटरेस्टेड एरिया होता है। ठीक है ना, अब देखिए आज हम लोग कुछ सेट्स, कुछ नए तरह के सेट्स के बारे में जानेंगे, जिसमें से एक एक करके बता रहा हूं। एक होता है एम्प्टी सेट, ठीक है। एक आप जानेंगे फाइनाइट सेट, एक होता है आपका इनफाइनाइट सेट। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन एक एक करके जानेंगे इसमें और आप नोटेशन को देखेंगे। ठीक है, एम्प्टी सेट। देखिए एम्प्टी सेट क्या होता है, एम्प्टी सेट को देखिए। एम्प्टी यानी खाली, ऐसे सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट ना आए। a set which consists of no a set which having no element in it is called a empty set, है ना, यही है। a set a set consisting no any element is called empty set। लिखेंगे कैसे इसको, ये तो लैंग्वेज में हो गया, मैथमेटिकल लैंग्वेज है। अगर कोई सेट ए है, अगर कोई सेट ए है हैविंग नो एलिमेंट, तो इसको हम फाइव, उसको फाइव लिख देंगे। फाइव बोलता है ये फाइव, इस नोटेशन को फाइव बोलते हैं, ध्यान से देखिएगा, इस नोटेशन को फाइव बोलते हैं। ठीक है, इसमें जब किसी सेट में कोई भी एलिमेंट ना हो तो उसको हम फाइव से डिनोट करते हैं। ठीक है ना, आगे आप इस बारे में और डिटेल में जानेंगे। एक एग्जांपल और देख सकते हैं, जैसे एग्जांपल देखिए, जैसे कि अगर ए डिनोट कर रहा है ऑल रिवर्स, all rivers all rivers in योर सिटी, या फिर इन झुंझुनू जो हम लोग रहते हैं, JJN। ठीक है ना, मान लीजिए सेट ऑफ ऑल रिवर्स, क्या अपने झुंझुनू में कोई भी रिवर्स है, नहीं है, तो दिस इज इक्वल टू 5। ठीक है ना, कोई डाउट है इसमें? नो सर। बस ये एक एम्प्टी सेट का एग्जांपल है। अब देखिए फाइनाइट सेट, फाइनाइट सेट को इस तरह समझिए, फाइनाइट नाम से ही क्लियर हो रहा है, यानी कि एक ऐसे सेट जिसमें जितनी भी चीजें होंगी वो काउंटेबल होंगी, मतलब एक फिक्स फिक्स दायरा होगा कि यहां तक एलिमेंट होंगे। ठीक है ना, जैसे कि अ सेट कंसिस्टिंग कंसिस्टिंग ऑफ ऑल पॉसिबल ऑल काउंटेबल काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है ना, इसका कोई स्पेशल नोटेशन नहीं है, बस इसके एग्जांपल्स इस तरह समझ सकते हैं। इसका एग्जांपल देख लीजिए, इसका एग्जांपल में आप ये लिख सकते हैं, जैसे कि इसको इरेज कर रहा हूँ, नीचे वाला इसको इरेज कर दे रहा हूँ। देखिए एग्जांपल में इसके लिख सकते हैं, जैसे सेट ए आपने बनाया, ए नहीं सी बना दीजिए, ए बी या सी, बी बना दीजिए। ये लिख दीजिए जैसे सेट ऑफ ऑल पीपल
visiting to दिल्ली टुडे। वो सभी लोगों का कलेक्शन जो आज 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 की डेट में दिल्ली विजिट करेंगे। तो ध्यान दीजिए, ये सेट का जो अमाउंट, इसमें जो लोग आएंगे ना वो बहुत ज्यादा होंगे, थोड़े नहीं बहुत ज्यादा, लेकिन फिक्स होंगे ना। चाहे 1 लाख विजिट करें, चाहे 28 या 90,000 विजिट करें एक दिन में दिल्ली, ठीक है ना, जितने भी लोग विजिट करें, लेकिन एक बहुत बड़ा नंबर होगा ये, लेकिन फिक्स होगा। लेकिन इनफाइनाइट सेट का, अ सेट हैविंग infinite number of elements is called infinite set. A set having infinite number of element is called a infinite set. जैसे कि आप एक सेट बनाए, set of all possible, set of all natural number मान लीजिए, ठीक है ना, set of all natural number। अब देखिए, वो सभी नेचुरल नंबर का कलेक्शन। अब एक बात खुद से सोचिए कि सर हम लोग तो जानते हैं कि नेचुरल नंबर काउंटेबल होता है, लेकिन तो नेचुरल नंबर काउंटेबल होता है, इससे ये बात कैसे हो रहा है कि इनफाइनाइट सेट है ये? काउंटेबल चीज तो फाइनाइट होती है। देखिए, कहने का मतलब मेरा ये है, दोनों बातों में अंतर को ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा कि सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ले रहे हैं, यानी कि जो भी नेचुरल नंबर आ सकता है उन सबका कलेक्शन। यानी कि जितने भी सारे नेचुरल नंबर हैं, क्या कोई ये है कि सिर्फ 100 के बाद नेचुरल नंबर नहीं आता, आते हैं। तो आप उन सबका कलेक्शन लेंगे तो कितने एलिमेंट आएंगे? इनफाइनाइट में नहीं। हाँ, ये अलग बात है कि नेचुरल नंबर वो नंबर है जिनको इस्तेमाल किया जाता है चीजों को काउंट करने के लिए, ठीक है ना। बट अगर आपकी काउंटिंग कभी स्टॉप हो ही ना, तो then you will keep on going and you will reach to infinity. That is the thing what here it is saying. तो यहां पर आप काउंटिंग करते चलेंगे लेकिन कभी किसी एंड पर पहुंचेंगे नहीं, ठीक है ना, तो इनफाइनाइट पे पहुंच जाएंगे, यही है आपका इनफाइनाइट सेट, ठीक है ना। तो ये था एक बेसिक सा चीज। अब इसके आगे बढ़ते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा रियल लाइफ से रिलेटेड है, पर आगे जाके ये चैप्टर थोड़ा सा ऐसे लगेगा कि इसका इस्तेमाल कहाँ होगा। एक्चुअल में ये चैप्टर एक प्योर मैथमेटिकल चैप्टर है, ठीक है ना। इसका इस्तेमाल होता है अदर मैथमेटिकल चीज को प्रूव करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, डेफिनेशन फाइनाइट इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स, अगर आपके पास बुक हो तो ये ध्यान रखिएगा, पेज नंबर 7 पे एक नोट दिया है, उसको देख लीजिए एक बार। पेज नंबर 7, पेज नंबर 7 पर एक नोट दिया है। नोट वो क्या है? इनफाइनाइट सेट कैन नॉट बी रिप्रेजेंटेड इन रोस्टर फॉर्म। ये बात समझ में आ रहा है श्रुति? यस सर। हाँ, इनफाइनाइट सेट को हम लोग कभी भी रोस्टर फॉर्म में नहीं लिख सकते। कल मैंने बताया था रोस्टर फॉर्म बिल्डर, मतलब पहले पिछली क्लास में बता रखा है रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होता है। यानी कि इनफाइनाइट सेट को हमेशा हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में लिख सकते हैं। तुम खुद सोचो, रोस्टर फॉर्म में क्या है, हम लोग क्या है, सेट को करली ब्रैकेट में बना के उसके सभी एलिमेंट्स को लिख देते हैं। लेकिन एक बात सोचो, क्या रोस्टर फॉर्म में हम लोग सारे के सारे एलिमेंट को लिख पाएंगे? अगर चीजें इनफाइनाइट हैं तो उसको लिखना संभव ही नहीं है। इसीलिए इनफाइनाइट सेट को कभी भी रोस्टर फॉर्म में लिखने का अवॉइड ही किया जाता है। हालांकि कई कई केसेस में उसे डॉट लगा के रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। तो यही चीज है। नेक्स्ट देखिए, इक्वल सेट्स। देखो,
इक्वल सेट्स की डेफिनेशन देख लो, फिर मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। टू सेट्स या फिर टू से ज्यादा भी हो सकते हैं ऐसे। टू सेट्स आर said to be equal if two sets are said to be equal if uh, two sets are said to be equal if both of them having same एलिमेंट्स। ठीक है ना। नाम आई थिंक डेफिनेशन से क्लियर हो रहा होगा। एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे सेट ए मान लिया आपने, ए बी सी डी, ठीक है ना। और एक सेट बी मान लिया आपने, डी सी बी ए, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, इसके इसमें भी चार एलिमेंट है, इसमें भी चार हैं, इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी बी बी सी सी डी डी है ना। सो सिंस A belongs to A and A belongs to B, सिमिलरली B C और D ये भी तीनों A में आ रहे हैं, और B C और D ये भी B में आ रहा है ना। सारे के सारे एलिमेंट आ गए ना। दिस इंप्लाइज दैट A इज इक्वल टू B। सेट A इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेट B के। ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? अगर नो प्रॉब्लम हो सर। तो पूछ लेना, ठीक है ना। तो यही है कि यस इक्वल सर। सेट में कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, बस यही बेसिक सी चीज है इसमें। मतलब कॉरस्पॉन्डिंग नहीं, मतलब जितने भी एलिमेंट्स हो बराबर होंगे। एक चीज इसमें और ध्यान रखिएगा इक्वल सेट्स में जो बताने जा रहा हूं, ये कि कई बार होता है, जैसे अगर आप किसी एलिमेंट को रिपीटेटेड लिख देते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपने सेट बी को ऐसे लिखा, ए बी सी डी डी, और सेट ए है आपका ए बी सी डी। तो क्या अब ए और बी बराबर हैं? हाँ है। क्योंकि क्योंकि जब हम सेट में किसी एलिमेंट को रिपीटेड लिख देते हैं तो वो बात मीनिंगफुल नहीं होती, वो बात मीनिंगलेस हो जाती है। देखिए, सेट को रिप्रेजेंट करना मतलब बस सभी पॉसिबिलिटीज को दर्शाना। इस बात को दर्शाने का कोई यहाँ पे सेंस नहीं बनता कि कोई सी पॉसिबिलिटी कितनी बार आई है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। तो यही चीज है, यहाँ पर भी ए दोनों में आ रहा है, बी भी आ रहा है, सी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, ठीक है ना। लेकिन मान लीजिए, ये देखिए, अब मान लीजिए इसमें एक एलिमेंट और आ जाता ई, ठीक है ना। तो क्या अब ए बी के बराबर होता? नहीं। वाई? बिकॉज बिकॉज देयर एग्जिस्ट, ये सिंबल होता है देयर एग्जिस्ट का, ठीक है ना। ध्यान रखिए, बिकॉज देयर एग्जिस्ट ई बिलोंग्स टू बी सच दैट, किस तरह का, ई डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये मैथ की लैंग्वेज में बस ऐसे लिखते हैं इसको, ठीक है ना। रीजन क्या है ए बी के बराबर सेट नहीं है? क्योंकि बिकॉज देयर एग्जिस्ट, वहां पर एक ऐसा एलिमेंट ई एग्जिस्ट करता है बी में, बिलोंग्स टू बी सच दैट, जो कि कुछ इस तरह का है कि ई जो है बी ए में नहीं है, नॉट बिलोंग्स टू ए। क्लियर हो गया? यस सर। बस ये सिंपल सी चीज है। कब ए बी के बराबर, तो बस हमें ये देखना है कि अगर कोई एलिमेंट एक्स्ट्रा है, ऐसा कुछ है, तो ये, तो वही बात जो अभी मैंने बी को रिप्रेजेंट किया, बी का जो रिप्रेजेंटेशन था अभी मैंने जो किया, ए डबल टाइम्स बी डी एंड सी सी लिख दिया मान लीजिए, और ई लिख दिया, ये रिप्रेजेंटेशन सेट का गलत है। हमेशा अगर हमको इस सेट को लिखना है तो हम ऐसे लिखेंगे, ए बी सी डी ई। कोशिश यही, मतलब हमेशा यही होना चाहिए कि कोई भी रिपीटेड एलिमेंट, दो रिपीटेड एलिमेंट को अवॉइड करें, हमें सिंगल टाइम ही लिखना रहता है, ठीक है ना। इसके बारे में और डिटेल में आपका कि क्यों एग्जैक्टली रिपीटेड अलाउड क्यों नहीं है, इसके बारे में एक नोट दिया है आपके पेज नंबर 7 के ही लास्ट नोट में दिया है शायद। हाँ ना, लास्ट नोट में ही दिया है, ठीक है ना। अब इसके रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स देखते हैं और फिर एक्सरसाइज को लगाते हैं, ठीक है ना। एग्जांपल्स आप देख लीजिए। एग्जांपल में डेफिनेशन ये तो क्लियर होगा, अभी बताया मैं।
हाँ एक बात और ध्यान रखिएगा, जो ऑर्डर है ना, किस ऑर्डर में आगे पीछे लिख रहे हैं एलिमेंट को, वो मैटर नहीं करता है इसमें, अगर दो सेट बराबर है तो। ठीक है ना। अब इसमें और बताने लायक एक एग्जाम्पल नंबर आप लोग 7 और 8 देख लीजिए। ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 7 बताने जा रहा हूँ। एग्जाम्पल नंबर 7 है क्या? फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिवन गिव रीजन। देखिए आपको 6 सेट दिए हैं यहाँ पर। एक सेट ए 0 है, सेट बी है आपका x such that नेक्स्ट देखिएगा है आपका x-5 equal to 0 and d। नेक्स्ट देखिए ई है। कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। x is an integral positive root। x square minus 2x minus 15। देखिए आपको ये 5 सेट दिए हैं ए बी सी डी और ई, तो आपको बताना है इनमें से कौन से 2 सेट होंगे या 2 से ज्यादा होंगे जो आपस में बराबर होंगे। एक बात देखिए, इस सेट ए में क्या आ रहा है? 0। सिंस 0 बिलोंग्स टू ए, सिंस 0 बिलोंग्स टू ए, बट 0 नॉट बिलोंग्स टू 0 और किसी में भी नहीं आएगा, आप ध्यान दीजिएगा। देखिए 0 ए में आ रहा है बट बाकी किसी में नहीं आ रहा, सो ए इज नॉट इक्वल टू बी, ए इज नॉट इक्वल टू सी, a is not equal to d and a is not equal to e। इसी तरह आप बाकी के लिए भी कर सकते हैं। मैं इक्वल वाला एक बता दे रहा हूं। देखिए सेट ई में देखिए x इज द इंटीग्रल पॉजिटिव रूट। इंटीग्रल यहाँ पे बोल रहा है ना, इंटीग्रल यानी इंटीजर की ही बात कर रहा है। ये कौन है? इंटीजर। कंफ्यूज मत होइएगा, ये इंटीजर ही है ना। इंटीग्रल पॉजिटिव रूट यानी कि पॉजिटिव इंटीजर की बात कर रहा है। तो हमें ऐसे x ढूंढने हैं जो कि पॉजिटिव इंटीजर हों और इस इक्वेशन के रूट की तरह काम करे, यानी कि इस इक्वेशन के जो रूट है हमें उससे पता करना है और वो कोई ना कोई पॉजिटिव इंटीजर आना चाहिए। तो देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है ना। तो 15x स्क्वायर एंड 5 3 जा 15। ओके, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। therefore x is equal to x minus 5 plus 3 and x minus 5 equal to 0, यानी कि x plus 3 and x minus 5 equal to 0। तो रूट्स क्या क्या आ गए? x equal to -3 and x इक्वल टू -3 एंड +5। लेकिन आपको बोला है पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए, यानी कि -3 इसमें से एक्सक्लूड हो जाएगा, 5 सिर्फ बचेगा। देखिए यानी कि x पे कौन सी वैल्यू सेटिस्फाई कर रही है? 5। और यहां पर इस इक्वेशन इस वाले को देखिए c, इसमें भी 5 डालेंगे तभी आंसर 0 आएगा, और कोई उपाय नहीं है। यानी कि c में भी 5 आ रहा है सिर्फ, एंड ये जो e है इसमें भी 5 आ रहा है। ठीक है ना। देयर एग्जिस्ट 5 बिलोंग्स टू बोथ, सिंस 5 बिलोंग्स टू C and 5 belongs to E, this implies that C is equal to E।
हो गया ना, ये सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट देखिएगा, अब इसके एक्सरसाइज लगाते हैं हम लोग। एग्जाम्पल नंबर 8 देख लेता हूं क्या है, जरूरी लगा तो बताता हूं। आप लोगों को कुछ पूछना है अभी तक तो पूछ सकते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, एक्सरसाइज लगाते हैं। एग्जाम्पल नंबर 8 आप लोग खुद देख लीजिएगा, कुछ डाउट हो तो बाद में पूछ सकते हैं। जैसे एक्सरसाइज 1.2 में कुछ कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं। एक्सरसाइज 1.2 में देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कई सारे पार्ट्स दिए हैं, उसमें से लिखा है सेट ऑफ सेट। हमें ये बताना है कि इसमें से जो 4 एग्जाम्पल दिए इनमें से नल सेट कौन सा है। क्या कौन सा सेट हमको क्या बताना है, नल सेट। अब नल सेट क्या है, नल सेट और कोई नहीं, वो जो आपने इम्पिटी सेट पढ़ा वही है, ठीक है ना। यानी कि आपको इम्पिटी सेट को पता करना है। तो देखिए इसमें से सेकंड एंड फोर्थ देख लेते हैं। मैं सेकंड और फोर्थ बता रहा हूँ। सेकंड देखिए, सेकंड क्या लिखा है, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, क्या आप लोग बता सकते हैं इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे। क्या ऐसा कोई प्राइम नंबर होता है जो इवन हो। 2। 2, ठीक है। 2 जो है आपका प्राइम नंबर है ना। सिंस 2 इज इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, so our set of all even prime number is not a null set या non empty set, non empty set, ठीक है ना। हो गया ये। इसी तरह एक और देख लेते हैं। फोर्थ देख लीजिए, आपको एक सेट बनाया है, सेट ए मान लीजिए इसे, सेट ए सच दैट y कुछ इस तरह के हैं। y इज अ पॉइंट ऑन अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। y इज अ पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन, पॉइंट कॉमन टू एनी टू पैरेलल लाइन। अब एक बात बताइए, क्या कोई दो पैरेलल लाइन होती हैं उनमें कुछ कॉमन पॉइंट होता है। देखिए ये दोनों पैरेलल लाइन है, इनमें दोनों में कभी भी पॉइंट कॉमन नहीं है। पॉइंट कॉमन तो तब होता है जब दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, ये हो गया कॉमन पॉइंट, ठीक है ना। तो देखिएगा इसमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है ना। सिंस therefore a is equal to 5, यानी कि empty set, because two parallel line does not, sorry do not होगा, do not have any common point, okay, any common point, that's it, okay। अगर कोई कॉमन पॉइंट होगा तो वो लाइन पैरेलल नहीं होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सेकंड देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। ये तो आप कर ही लेंगे, अगर सेट में फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, फिक्स नंबर ऑफ एलिमेंट आ रहा है तो फाइनाइट, अदरवाइज इनफाइनाइट। जैसे कि सेकंड में एक ही बता रहा हूं, बाकी आप कर सकते हैं अपने से। जैसे फोर्थ बता देता हूं, ठीक है ना।
और कोई आपको पूछना हो तो पूछ लीजिए। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100, द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर greater than 100, greater than 100, ठीक है ना। तो ये सेट बिल्डर फॉर्म दिया है ना। इसका रोस्टर फॉर्म ऐसे लिख सकते हैं, सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर हो, पॉजिटिव हो और 100 से बड़े हो, यानी कि 101, 102, 103 एंड सो ऑन। 3 डॉट लगाएंगे हमेशा, सिर्फ 3 से ज्यादा नहीं। तो विच इज अ इनफाइनाइट सेट, ठीक है, यही चीज है। नेक्स्ट देखिएगा, थर्ड, स्टेट वेदर द फॉलोइंग सेट इज अ फाइनाइट इनफाइनाइट। यहाँ पे भी फाइनाइट इनफाइनाइट ही बताना है आपको। थर्ड देखिए, कुछ पूछना है श्रुति क्या अभी तक? नो सर, नो सर। कुछ डाउट हो तो ध्यान रखना। द सेट ऑफ ऑल लाइंस यस विच इज सर। पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, ठीक है। फर्स्ट देखिए, थर्ड, इसमें भी फाइनाइट इनफाइनाइट बताना है। सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस। थोड़ा ध्यान से, आगे जाके इसमें 2 नई चीजें आ जाएंगी, रिलेशन एंड फंक्शन, ठीक है ना। तो वो टफ थोड़ा हो सकता है, तो ध्यान रखिएगा। अभी इसको समझेंगे तो आसान रहेगा वो। सेट ऑफ ऑल लाइंस पैरेलल टू एक्स एक्सिस, इसको देखिए। इन दो इसमें ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है। तो कितनी लाइंस आप पैरेलल एक्स एक्सिस को बना सकते हैं? इनफाइनाइट में नहीं, ठीक है ना, इनफाइनाइट में नहीं, सिंस there are infinite many possible parallel lines to x axis। अच्छा, क्या x एक्सिस से पैरेलल जो लाइन होगी उसका इक्वेशन बता सकते हो? पैरेलल टू x एक्सिस, so our set is श्रुति, यस सर। बता सकती है इक्वेशन? नो सर। देखो, जो लाइन का इक्वेशन क्या होता है, 10th में पढ़ी हो ना। एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 0। x प्लस वाई इक्वल टू 0। 0, नहीं, ये होता है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। याद आया? नहीं आया? हेलो, यस सर। हाँ याद आया, इस तरह का होता है, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। हाँ। नहीं याद है? अच्छे से नहीं है। अरे याद करो, जब 2 लाइंस रहती थी फिर हम लोग उसकी पैरेललिटी को देखते थे, है ना, कॉमन पॉइंट्स, उसमें 3 तरह की कंडीशंस होती थी, हाँ है ना। हाँ हाँ। वही उसी से ये इक्वेशन बना है, तो ध्यान रखना इससे। देखो, अब तुम सोचो, ये जो लाइन होगी, ये जो लाइन होगी, क्या कभी एक्स एक्सिस को कट करेगी? नहीं। नहीं ना। तो इसमें x की वैल्यू क्या कभी भी, इसमें एक बात और ध्यान रखो, ये जो लाइन पैरेलल होगी इसमें क्या खास बात होगा, इसमें खास बात ये होगा कि इसमें जो y की वैल्यू है ना वो फिक्स रहेगी, ठीक है ना। यानी कि आप x की कोई भी वैल्यू डालो, जैसे एक इसको समझो, जैसे ये एक लाइन है पैरेलल,
इस लाइन पर आ रहा कोई भी पॉइंट ले लो, उन सभी पॉइंट में अगर यहाँ पर y की वैल्यू है b, ठीक है ना, यहाँ पर y की वैल्यू क्या है b, अगर यहाँ यस पर y की सर। वैल्यू p है तो x की कोई भी वैल्यू डालो B। y की वैल्यू हमेशा b ही आएगी, ठीक है ना, यानी कि y इक्वल टू b, ये आपका इक्वेशन का, ये पैरेलल लाइन का इक्वेशन है जो x एक्सिस के होगा, जो y एक्सिस के पैरेलल होगा जो उसका इक्वेशन ऐसा कुछ हो जाएगा, x इक्वल टू d या m कुछ भी मान सकते हैं, जो भी वैल्यूज होंगी, जितना डिस्टेंस होगा, तो ये b यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है, अभी इस चैप्टर पे आपकी इसी बुक में एक लाइन्स एंड एंगल्स आगे जाके चैप्टर आएगा, उसमें हम लोग इस बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे लाइन का इक्वेशन बना है और क्या क्या तरीके और होते हैं रिप्रेजेंट करने के, ठीक है ना। तो उसी तरह ये यस पैरेलल लाइन सर। का इक्वेशन होता है और डिटेल में जाएंगे हम लोग, बेसिक बेसिक चीज आपको याद होनी चाहिए, वरना 11th और 12th की मैथमेटिक्स थोड़ी सी टिपिकल हो सकती है आपके लिए, 10th तक की चीजें अगर ढंग से याद रहेगी तो प्रॉब्लम नहीं होगा बिल्कुल। नेक्स्ट देखिए, अपनी बुक्स, पुरानी बुक्स को कभी मत छोड़िए, पढ़ते रहिए। नेक्स्ट है आपका इसमें थर्ड में और भी कई सारे एग्जांपल है, जैसे द सेट ऑफ ऑल एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, इट इज ऑफ कोर्स इनफाइनाइट सेट, बट ये सेट ऑफ ऑल एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, आप खुद बताओ इस, ये इनफाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट है, क्योंकि अभी तक हम लोग कितने लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनको काउंट नहीं कर सकते, है ना। द सेट ऑफ ऑल सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन, ओरिजिन से पास करने वाले कितने सर्कल होते हैं, खुद से सोचो, ये ओरिजिन है, इनफाइनाइट। ये एक सर्किल, ये देखो ये एक सर्किल बन गया, फिर ये बन गया, ये बन गया, आप इधर भी बना सकते हो, है ना, समझ पा रहे हो, आई थिंक देयर आर यस सर। इनफाइनाइट मेनी पॉसिबल सर्कल्स, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो, इसी तरह द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए और ए इज इक्वल टू बी, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको ए और बी दो सेट दिए हैं, उसमें से बताना है क्या ये दोनों इक्वल हैं या नहीं है, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 में करा दे रहा हूँ, ठीक है ना, बाकी सब तो आप देख ही रह पा रहे हो, जैसे एक सेकंड एंड एक थर्ड करा देता हूँ, ये सही रहेगा, एक सेकंड करा देता हूँ। सेकंड देखिए, सेकंड जो है ए दिया है आपका 4 8 4 8 12 16 8 4 16 18, 8 4 एंड 16 18, ठीक है, 18 16 बी। देखो, अगर कोई ऐसा एलिमेंट है जो दोनों में से किसी एक में है और एक में नहीं, तो हमारा सेट अनइक्वल हो जाएगा, सिंस देयर एग्जिस्ट 12 बिलोंग्स टू ए विच इज but 12 does not belongs to B, so A is not equal to B, हो गया ना, बस यही है। नेक्स्ट देखिएगा, जैसे थर्ड में क्या होगा, A is equal to 2 4 6 8 10, A is equal to 2 4 6 8 10 एंड b इज इक्वल टू क्या होगा, ये देखिए b इज इक्वल टू हो जाएगा आपका x is such that x is a positive even integer and x is such that x is positive even integer and x is less than 10, लेस देन और इक्वल टू दिया है कि लेस देन दिया है, इक्वल टू भी दिया है, ठीक है, यहाँ लेस देन और इक्वल टू दिया है, ठीक है ना। अब देखिए, तो a और b को पहले रोस्टर फॉर्म में लिख लीजिए, सिंस a इज इक्वल टू 2 4 6 8 10 एंड b इज इक्वल टू वो सारे के सारे पॉजिटिव इंटीजर जो कि 10 से लेस हैं, पॉजिटिव इंटीजर यानी कि 2 4 6 8 और 10 इसमें भी आएगा,
सो फॉर यहाँ पर भी वैसे ही होगा। सो 2 4 6 8 एंड 10 ये सारे के सारे एलिमेंट बिलोंग करते हैं ए में। एंड 2 4 6 8 10 अगर आपको लैंग्वेज में प्रॉब्लम है लिखने में तो आप बुक में दिए गए एग्जाम्पल्स का मदद लेके भी लैंग्वेज को अपने से लिख सकते हैं, ठीक है ना। बस उसमें ध्यान रखिएगा, या तो मैं जो लिखा है उसको फॉलो कर लीजिए या बुक में जो लिखा है एग्जाम्पल उसको फॉलो कर लीजिए, ठीक है ना। लैंग्वेज का बहुत ध्यान दीजिएगा इसमें। अपने से बनाने का कोशिश तभी करिएगा जब आपको ये चैप्टर आ जाए पूरी तरह से, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखिए। सो ए इज इक्वल टू बी, ठीक है ना। बस यही था, तो सिंपल सी चीज है ये भी। टेस्ट के लिए तैयार रहिएगा, ये सब चैप्टर आएंगे। और टेस्ट में 1.1 एंड 1.2 तो आएगा ही, 1.3 का अभी श्योर नहीं है क्योंकि अभी कंप्लीट भी नहीं हुआ है ना। फिफ्थ देखिएगा, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। फिफ्थ में आर द फॉलोइंग सेट्स, ए दिया है बी दिया है, ठीक है ना। इसमें सेकंड बता दे रहा हूं एक। सेकंड, X is the letter of the word follow. सर हाँ, सर इसमें ये सेकंड वाला तो हो जाएगा, फर्स्ट वाला बता दीजिए। फर्स्ट वाला बता दूं? हाँ सेकंड वाला तो हो जाएगा। ठीक है। X is, A की वैल्यू है 2 3। लो फर्स्ट बता दे रहा हूँ 2 3। ए की ए जो है 2 3 दिया, बी का क्या दिया है उसको देख लो। पहले बी का जो है यहाँ पर क्या दिया है, सेट बिल्डर दिया है रोस्टर दिया है, बताओ फट से। सेट बिल्डर। हाँ सेट बिल्डर है ये। X is the solution of x square plus 5x plus 6, x square plus 5x plus 6 equal to 0। यही है ना इक्वेशन? यस सर। ठीक है, चलो। तो अब हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 5x इसको भी रोस्टर फॉर्म में ले आते हैं, यानी कि b किसके बराबर होगा, पहले एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 का हम लोग वो निकाल देंगे सोल्यूशन। 6x स्क्वायर 3 2 जा 6, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू x प्लस 3 प्लस 2 एंड x प्लस 3 इक्वल टू 0, यानी कि x प्लस 3 एंड x प्लस 2 इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू क्या आ गई, -3 एंड -2। ठीक है ना, एक बार चेक कर लो अपने से, -3 एंड -2। ठीक है मेरे अकॉर्डिंग। यस सर। तो इसके जो एलिमेंट आ गए वो आ गए -2 एंड -3 सिंस। तो अब इसका सोल्यूशन सिंस since there exists, since there is no common elements in set A and B, so A is not equal to B। ठीक है ना, बहुत सिंपल सी चीज यस थी। सर। अब देखिए लास्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए। फ्रॉम द सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। ये आप कर लेंगे, आपको बस देखना है यस सर। कि कौन से सेट्स आपस में इक्वल है, ठीक है। मैं डायरेक्टली अब नेक्स्ट 1.6 का जो डेफिनेशन है 1.6 में टॉपिक है उसके बारे में थोड़ा सा बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। सबसेट का ओके सर। इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, फिर अगली क्लास में इसे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है ना। तो एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है, आप लोग फेयर में कर सकते हैं इसको, और सॉल्यूशन लिखने में प्रॉब्लम हो तो एक बार देख सकते हैं कि कैसे एग्जांपल्स को फॉलो करिए बस बुक पे, ठीक है ना।
अब ये देखिए सबसेट, हेडिंग और सब हेडिंग का नाम सुना है? हेलो, हाँ सर। ये वर्ड सुना है सब हेडिंग? हाँ सुना तो है। अच्छा चलो ठीक है। और तो सब हेडिंग, हेडिंग के अंदर जब हम लोग एक, आप लोग जब 12th में जाओगे तो एक चैप्टर आएगा इंग्लिश में, नोट मेकिंग। उसमें आता है हेडिंग एंड सब हेडिंग, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दिया होता है, उसका टॉपिक, तो आपको उस पैराग्राफ को पढ़ के उसके अकॉर्डिंग एक उसके लिए हेडिंग तैयार करनी होती है। क्या है तैयार करते हैं हम लोग? हेडिंग, ठीक है ना। फिर जैसे जैसे पैराग्राफ चेंज होता है, मतलब वो पैराग्राफ में अंदर अंदर नए नए एलिमेंट्स पता चलते हैं। आपको पता है कि इस पैराग्राफ, ये जो टॉपिक है इस बारे में है, और इसके अंदर कई सारे इसके पार्ट्स हैं, तो हर एक पार्ट के लिए भी आप हेडिंग बनाते हो। जैसे आप चैप्टर, जैसे ज्योग्राफी में चैप्टर पढ़ रहे हो रिसोर्सेस, रिसोर्सेस, तो इसके अंदर दो सब हेडिंग आ जाएंगे, एक हो जाएगा नेचुरल रिसोर्सेस, एक हो जाएगा मैन मेड रिसोर्सेस, तो ये हो गया सब हेडिंग, ठीक है ना। ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता है, एक सेट दिया होता है, उस सेट के कुछ पार्ट के बारे में जब हम लोग स्टडी करते हैं, कुछ पार्ट को लेते हैं, तो वो बनता है उसका सबसेट, ठीक है ना। तो यही चीज है, तो सेट का कोई पार्ट होता है उसे बोलते हैं सबसेट। डेफिनेशन इसकी देख लीजिए क्या है, और आज की क्लास फिर यहीं पे क्लोज करते हैं हम लोग। सेट ए इज सेड टू बी सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ बी। A set A is said to be subset of set B। डेफिनेशंस वगैरह जरूर लिखिएगा कॉपी में। इफ एवरी element of A is in B। किसी सेट ए को किसी सेट बी का सबसेट तभी बोलेंगे जब ए में आ रहे हर एक एलिमेंट बी में भी हो। यानी कि एग्जांपल देख लीजिए, और इसको इस तरह एक चीज इसमें ध्यान रखिएगा, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज इन बी, यानी कि इस तरह समझिए, ए इज इक्वल टू 1 2 3 ये है, एंड बी इज इक्वल टू 1 2 3 4। इसमें ये देखना है कि सेट ए में आ रहे क्या हर एक एक एलिमेंट इसमें है? हाँ है, सिंस 1 2 3 belongs to A and 1 2 3 belongs to B. This implies that A is a subset of B. अब सबसेट का जो सिंबल होता है वो ये होता है, ठीक है ना। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। सबसेट के सिंबल में ये होता है, ठीक है ना, ये इसका सिंबल होता है। अब ये तो हो गया लैंग्वेज वाइज। अब इसे थोड़ा सा मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे, तो देखिए ऐसे लिखेंगे इस डेफिनेशन को मैथमेटिकल लैंग्वेज में। इफ, ये देखिए, फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए implies that A belongs to B। Then A is said to be subset of B। या फिर अगर A सबसेट है B का, if A belongs to A implies A belongs to B।
ये देखिए, इस चीज को समझिएगा, इसको और इसको, ये दोनों समझिएगा क्या है। पहले ये देखिए, अगर कोई सेट किसी अदर सेट का सबसेट होगा तो उसमें आ रहे हर एक एलिमेंट, उस सेट में आ रहे हर एक एलिमेंट अगले वाले में भी आएगा, ठीक है ना। यही चीज है, अगर वो पहले वाले में आ रहा है तो वो अगले वाले में भी आएगा, क्यों, वो उसका सबसेट है। और अगर हर एक एलिमेंट जो ए में आ रहा है वो बी में भी होगा तो वो सेट उसका सबसेट होगा, वही चीज है। ये इसका रिवर्स लिखा है मैंने, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? नो सर। बस यही चीज है, अब इसे अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। ये सबसेट का सिंबल है, जो इक्वल मैंने नीचे लगाया था वो हम लोग बाद में पढ़ेंगे, वो इम्प्रॉपर के लिए होता है, ठीक है ना। चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही, कोई डाउट हो तो जरूर पूछेगा, तब तक पढ़िए और एंजॉय करिए। थैंक्स।